नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और सुबह की क्लास आपको एकदम ठीक से समझ में आई या नहीं आई। आपको पता है सुबह हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इतने टाइम जो हमारी बात होगी वो होगी उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन चल रहा था, जिसमें साथियों हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, वो पॉइंट हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक बार सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अपना हालचाल मुझे बताएंगे कैसे हैं, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, ठीक है। एक बार जुड़िए सभी साथी। पवन कुमार जी हैं, जय भीम भाई। पवन जी कैसे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था इस समय, वो कौन सा टॉपिक चल रहा था? उत्तर प्रदेश की कृषि। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा ठीक से इसको समझना है। और इसमें मैंने रवि की फसल शायद आपको कल करवा दी थी, है ना। रवि की फसल की शायद हमने बात यहां पर कर ली थी कल, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो फसलों के प्रकार की ही बात करेंगे, ठीक है भाई। रवि की फसल की कल हमने बात यहां पर कर ली थी। तो ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश की कृषि। उत्तर प्रदेश की कृषि, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कृषि, ये हमारा टॉपिक चल रहा था भाई, ठीक है। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। अगर हम यहां पर बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑफ उत्तर प्रदेश, ये टॉपिक हमारा चल रहा था भाई, इसको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, कैसे हैं सभी एक बार बताएंगे। गुड इवनिंग भाई सभी को। फसल चक्र के बारे में बिल्कुल विवेक चौहान जी बात करेंगे, फसल चक्र की भी, ठीक है। जय हिंद, प्रणाम प्रणाम भाई। भारती कैथल जी, प्रदीप द्विवेदी भाई हैं हमारे साथ, पवन कुमार जी हैं, है ना। कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखिए जो एकदम सुंदर सुंदर लोग हैं भाई, है ना। बिल्कुल विवेक चौहान बताएंगे आपको, ठीक है। आकिब अंसारी जी हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताई थी साथियों कौन सी? रवि की फसल, ठीक है। कौन सी बात करी थी कल हमने? रवि की फसल की बात करी थी। रवि की फसल, है ना। रवि की फसल को हमने कल डिस्कस किया था। रवि की फसल को हमने यहां पर डिस्कस किया था। अच्छा आप एक बात बताएंगे, आपको थोड़ी सी बाइलिंगुअल की समस्या तो नहीं आती है ना? कोई समस्या तो नहीं है ना, है ना। आपको चीजें एकदम ठीक से समझ में आ जाती हैं या नहीं? अगर कोई हो तो बता देना भाई, ठीक है। कोई हो तो बता देना, मतलब सुबह की क्लास को लेकर, अभी की क्लास को लेकर कोई भी डाउट हो तो एक बार बता दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए रवि क्रॉप्स की कल हमने बात करी थी। रवि क्रॉप्स क्या होती हैं? रवि क्रॉप्स की कल हमने बात यहां पर करी थी, ठीक है। रवि क्रॉप हमारी क्या होती हैं उसको हमने कल डिस्कस किया था। आज हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। आज हम यहां पर बात करेंगे साथियों, तो वो हमारा होगा खरीफ की फसल। हेडिंग लगाएंगे, वो हमारी कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी खरीफ की फसल, ठीक है। तो वो हो जाएगी साथियों हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात हम यहां पर करेंगे आज, ठीक है। तो अगली पॉइंट हमारा होगा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की चर्चा हम यहां पर करेंगे, ठीक है। खरीफ क्रॉप की चर्चा हम यहां पर करेंगे। खरीफ क्रॉप की चर्चा हम यहां पर करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए तो बिल्कुल भाई, है ना भाई। देखिए मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा हिंदी को मैं बहुत शुद्ध तरीके से बोलता हूं। अगर जैसे कहा जाए तो हिंदी जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ी, क्योंकि एक्चुअल में विद्या मंदिर में मेरी परवरिश हुई है। विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूल होते हैं, तो उसमें मेरी परवरिश हुई है। तो उसका जो थोड़ा टच जो है वो उधर थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। वो धीरे धीरे ही होगा, पर कोई बात नहीं भाई, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो खरीफ की जो फसल है उसकी जब हम बात करते हैं साथियों, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है इसको मानसूनी फसल भी कहा जाता है। यानी कि इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। इसे साथियों क्या कहा जाता है?
इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी फसल भी इसको कहा जाता है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मानसूनी फसल भी इसको कहते हैं हम। क्लियर? यानी कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये जो फसल है साथियों, ये मॉनसून के आने पर बोई जाती है। मॉनसून क्रॉप इस फसल को कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मॉनसून क्रॉप इस फसल को कहा जाता है भाई। ठीक है, आज लोग कम कैसे हैं भाई क्लास में? संख्या बल जो है साथियों वो कम कैसे है क्लास में? कोई खास वजह है इसकी? ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे इस फसल को बोते समय, यानी कि इस फसल को बोया कब जाता है? तो इस फसल को बोया जाता है, इस फसल को बोया जाता है। ठीक है, इस फसल को साथियों बोया जाता है कब? तो इस फसल को बोया जाता है हमारा, ठीक है, कब बोया जाएगा साथियों? तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसकी जो बुवाई होती है वो जून जुलाई में होती है। कब होती है वो? जून जुलाई में इन फसलों को साथियों बोया जाता है। जून जुलाई में इन फसलों को बोया जाता है। यानी कि इनको बोते समय टेम्परेचर जो है कैसा होना चाहिए? तो इनकी बुआई के समय साथियों जो टेम्परेचर है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, इनकी बुआई के समय है ना तापमान अधिक होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो इनकी बुआई के समय तापमान जो है यानी कि टेम्परेचर जो है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो है साथियों वो हमारा कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। अगर हम यहां पर अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिएगा इनकी कटाई कब होती है? कमेंट करिए जल्दी से कि इन फसलों की कटाई हमें कब देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इनकी जो कटाई है वो कब होती है? सितंबर अक्टूबर में इनकी साथियों कटाई, यानी कि इनकी हार्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग की जब बात करते हैं साथियों तो वो होती है ना सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इनको साथियों क्या कर लिया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। और सितंबर अक्टूबर की जब हम बात करते हैं तो इस समय साथियों टेम्परेचर कैसा रहेगा? तो इस समय टेम्परेचर जो है वो कैसा रहेगा? कम रहेगा। टेम्परेचर जो है कैसा रहेगा? कम रहेगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए और वर्षा भी कैसी होनी चाहिए? तो वर्षा भी अधिक होनी चाहिए, है ना। अधिक वर्षा के समय इनको बोया जाता है। ठीक है, अगर मानसून नहीं होता तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जब मानसून साथियों नहीं होता तो आपको पता है कि हम सिंचाई के माध्यम से, ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से इनको बोया जाता है। अगर मानसून आता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि जो साथियों उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री किस महीने में और किस तारीख के आसपास होती है, एक बार कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो मानसून की एंट्री होती है वो कब होती है? बताइए भाई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनके उदाहरण क्या क्या होंगे। इनके साथियों उदाहरण क्या क्या होंगे उनकी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। यानी कि एग्जाम्पल, कौन कौन सी फसलें साथियों हमारी इसमें आती हैं, कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, तो उनकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, धान हो जाएगा, धान। ठीक है, धान हो जाएगा। धान आपको पता है मुख्य फसल हो जाएगी। ठीक है भैया, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्वार, ज्वार होगा, बाजरा होगा, बाजरा। ठीक है, बाजरा हो जाएगा, मक्का, मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का हो जाएगा, कपास हो जाएगा, कपास, है ना। जूट हो जाएगा साथियों, पटसन जिसको कहा जाता है, जूट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पटसन, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, उसके बाद मूंगफली हो जाएगी, मूंगफली, मूंगफली हो जाएगी, उड़द हो जाएगी, उड़द, मूंगफली, उड़द हो जाती है, उड़द। ठीक है, तो इत्यादि फसलें हमारी, आदि फसलें जो हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इत्यादि फसलें जो हैं साथियों वो इसमें सम्मिलित होती हैं। बिल्कुल जुलाई के आसपास पहुंच पाता है ना भाई। अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, है ना, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, समझना भाई।
ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश में कौन सी, खरीफ की फसलें। और ये उत्तर प्रदेश में सभी फसलें लगभग बोई जाती है। कौन सी फसल कहां बोई जाती है वो डिस्कशन हम करने वाले हैं आगे। ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर जब साथियों बात करेंगे, यहां तक आपने नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। उत्तर प्रदेश की कृषि की बात हो रही है, रबी की फसल की बात हम कल कर चुके थे। खरीफ की फसल को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनको मानसूनी फसल बोला जाता है, यानी कि मानसून के आने पर इन फसलों को बोया जाता था। अब वर्तमान समय में तो कितनी सारी समस्याएं हैं, मानसून भी समय से नहीं आता, फसलों को लेट भी नहीं किया जा सकता, तो फिर थोड़ा सा चीजें मतलब इररेगुलर हो गई है, लेकिन पैटर्न वही चला आ रहा है जो पहले हुआ करता था, ठीक है। तो इनको बोया जाता है जून जुलाई में। जब इनको बोया जाता है तब अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जब इनकी कटाई होती है तो कम तापमान होता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, उड़द आदि इनके उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है जायद की फसल। इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे कि जायद की फसल कौन सी होती है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा साथियों जायद की फसल। कौन सा होगा, तो अगला हमारा पॉइंट होगा जायद की फसल, ठीक है। अगर हम यहां पर जायद की फसल की बात करते हैं, जायद की क्रॉप्स की बात करते हैं, जायद क्रॉप की बात अगर हम यहां पर करते हैं तो समझिएगा, ठीक है। तो जो जायद क्रॉप है साथियों, अगर हम यहां पर जायद क्रॉप की बात करेंगे तो जायद क्रॉप जो है वो सबसे कम समय के लिए उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, है ना। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो कम समय के लिए, कम समय में परिपक्व होने वाली फसलें हैं, ठीक है। कम समय में परिपक्व होने वाली फसलें हो जाती हैं। कम समय में परिपक्व होने वाली फसलें कौन सी होंगी, तो कम समय में परिपक्व होने वाली फसलें जो हैं वो साथियों हमारी हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी फसलें हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी जायद की फसलें। कौन सी हो जाएंगी भैया, जायद की फसलें हो जाएंगी भैया, है ना। ठीक है भाई। तो जायद की फसल जो है कम समय के लिए, यानी कि कम समय के लिए ऐसा मान लिया जाए कि रबी की फसल और साथियों जो होती हैं रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल हो गई। ठीक है भाई, अब एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए भाई, ठीक है। जिनके कमेंट वगैरह नहीं हो पा रहे तो रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा से होने लग जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो। तो देखिए कम समय में परिपक्व होने वाली ये फसलें हो जाती हैं। कम समय में परिपक्व होने वाली फसलें यानी कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में इन फसलों को बोया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फसलें हैं साथियों, इन फसलों में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इन फसलों में मुख्यतः हमारी सब्जियां वगैरह आती हैं। क्या फसलें आती हैं इसमें, सब्जियां वगैरह साथियों इसमें हमारी आती हैं भाई, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, चलिए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, है ना, यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों समझिएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो फसलें हैं इन फसलों को साथियों गर्मा फसलें भी कहा जाता है, ठीक है। इन फसलों को गर्मा फसलें भी कहा जाता है ना। गर्मा फसलें भी कहा जाता है, गर्मा फसलें भी कहा जाता है, ठीक है। गर्मा फसलें भी इनको कहा जाता है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए मतलब ऐसा लगा है कि एकदम जेल से आप लोग एकदम छूटे हैं सभी, है ना। सभी कैदियों को एक साथ छोड़ा गया है, तो एकदम भर भर के कमेंट अब आप लोग कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा भाई, ठीक है। ये फसलें
ये फसलें अधिक तापमान, ये फसलें अधिक तापमान, ये फसलें अधिक तापमान एवं अधिक प्रकाश में, ठीक है, अधिक प्रकाश में विकसित होती हैं, अधिक प्रकाश में विकसित होती हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये जो फसलें हैं साथियों, अगर हम इनकी बात करेंगे, अगर हम इन फसलों की बात करेंगे तो समझिएगा, है ना, ये जो फसलें हैं साथियों, इनके लिए हमें अधिक टेम्परेचर, यानी कि साथियों इनके लिए, ठीक है, मोस्ट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मोस्ट टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। उसके बाद इनको साथियों मोस्ट ही लाइट चाहिए होती है ना, लाइट चाहिए होती है, तब ये जाकर फसलें डेवलप हो पाती हैं, ठीक है, डेवलप हो पाती हैं। जैसे लू वगैरह जो हवा चलती है ना, लू उत्तर भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, वो पवन इन फसलों को क्या कर देती है, विकसित कर देती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। इन फसलों को साथियों कब लगाया जाता है, तो इन फसलों को लगभग मार्च अप्रैल के आसपास बोया जाता है। ठीक है, इन फसलों को बोया कब जाता है, तो इन फसलों को बोया जाता है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इन फसलों को साथियों बोया जाता है। क्लियर, मार्च अप्रैल में इन फसलों को बोया जाता है। अगर हम इनकी कटाई की बात करेंगे तो इनकी कटाई जो है साथियों, इनकी कटाई कब होती है, तो वो होती है हमारी मई जून में, मई जून में इनकी कटाई यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, मई जून में इनकी कटाई हमें देखने के लिए मिल जाती है ना भाई। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। और दोस्तों जैसे लू वगैरह होती है, तो लू वगैरह के जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, वो सब इसमें आएगा, उदाहरण लिख लेते हैं। इनके उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इनके उदाहरण क्या होंगे, इनके उदाहरण क्या होंगे समझिएगा, है ना। जैसे खरबूज हो गया ना, खरबूज, ठीक है, तरबूज हो गया भैया, तरबूज, ठीक है, खीरा हो गया, खीरा, ककड़ी हो गया, है ना भाई। यानी कि जितनी भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब इसमें उगाई जाती हैं। सलाद की जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इत्यादि चीजें इसमें हो जाएंगी, बिल्कुल, करेला, लौकी वगैरह सब इसमें आएगा भाई। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अब देखिए, खरबूज तरबूज को पकाने के लिए कौन सी पवन, लू पवन बड़ा काम करती है। लू जो विंड है साथियों, ये एक लोकल विंड है। कैसी विंड है, एक लोकल विंड है। और ये जो विंड है ये नॉर्थ इंडिया में चलती है, नॉर्थ इंडिया में ये पवन चलती है। ठीक है भाई, तो ये लू पवन जो है वो इन फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। क्लियर हो गई बात। तो ये थी आपकी जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, तीनों की बात हमने यहां पर करी। आप मुझे बताइए, आपको कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, कोई समस्या किसी भी साथी को यहां तक, बोलिए भाई। पछुआ हवा काम करती है सर, हाँ, पछुआ हवा मतलब काम करती है, बिल्कुल, वही पछुआ पवनों से ही लू पवन बनती है। ठीक है, चलिए, तो यहां तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखिए, फसलों के नाम और भी हो सकते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं, मैंने सब यहां नहीं लिखे हैं। अब आप कहेंगे सर ये लहसुन किसमें आता है, प्याज किसमें आता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि ये थोड़ा बहुत आप भी इसमें देखें कि कौन सी कहां पर ऐड होगी, तो बाकी सारी चीजें वैसे ही अपने आप में क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको भी नोट्स में साथियों चेंजेस करने होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें एड ऑन किया करो चीजों को, तो फिर चीजें आपको याद करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, ये चीजें हमें इसलिए याद रहती हैं क्योंकि एक बार जब कभी चीजों को लिखा गया, ठीक है, उनको कंपाइल किया गया, उसमें नई चीजें ऐड ऑन की, ये चीज यहां पर जुड़ गई तो इसको तुरंत ऐड कर देना है, ये चीज नई अपडेट हो गई तो उसको अपडेट कर देना, इतना करने पर ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। गन्ना जो है साथियों, आपको पता होना चाहिए कि गन्ना जो है वैसे तो वो खरीफ की फसल में आता है, लेकिन क्योंकि उसका चक्र जो है वो चलता रहता है, इसलिए कहीं पर भी उसको नहीं लिखा गया है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो अगला होगा साथियों हमारा, ये था हमारा ऋतुओं के आधार पर, ये था हमारा ऋतुओं के आधार पर साथियों फसलों का वर्गीकरण।
ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। चलो आगे चलते हैं, एक और पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं, फिर एक एक करके इनकी विशेषताएं बताऊंगा मैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसकी किस्म कौन सी होती है, कौन सी ब्रीड होती है। जैसे अगर बात करी जाए आपसे साथियों कि ठीक है, काला नमक जो है, काला नमक एक किसी फसल की जो है किस्म है, किस फसल की किस्म है काला नमक। सोनालिका जो है किस फसल को कहा जाता है, कौन से फसल की ब्रीड है सोनालिका। ठीक है, बताइए भाई, आंसर करेंगे जल्दी से। नगदी फसल कौन सा होता है वो बात कर लेंगे। ऑल वेजिटेबल्स तो नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी जैसे काशी फल वगैरह, करेला वगैरह, वो सारी बातें। ठीक है, चावल, बिल्कुल भाई चावल। सोनालिका जो है साथियों वो गेहूं की हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये बातें हम करेंगे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। तो अगली हेडिंग हमें साथियों यहां पर लगानी है, अगली यहां पर हमें लगानी है, ठीक है, वो होगी वनस्पति परिवार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, वनस्पति परिवार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। वनस्पति परिवार के आधार पर, वनस्पति परिवार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। वनस्पति परिवार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। वनस्पति परिवार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण की बात यहां पर हम करेंगे भाई। ठीक है, चलें आगे। सोनालिका व्हीट एंड राइस, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो चलिए, जैसे आलू नहीं होता, आलू का कौन सा बीज लाए हो, गांव में पूछते हैं कि भैया हम तो ये 36-15 लेकर आए हैं। अच्छा, आप कौन सा लेकर आए हो, तो वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ, ठीक है, बोटेनिकल, बोटेनिकल फैमिली, बोटेनिकल फैमिली। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहां पर ध्यान रखना है, फैमिली। ठीक है, तो यहां पर हम एक नया कंसेप्ट समझने वाले हैं। चलिए भाई, चलिए भाई, ठीक है, सभी की बात करेंगे, धैर्य रखिए। ठीक है, धैर्य रखिए। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल आपकी सेवा में एकदम तत्पर रहता हूं, एकदम। ठीक है, मैं और 10 मिनट पहले ही आके खड़ा हो जाता हूं, और यही ठीक है नियम है भाई। और उसके बाद फिर मतलब देखता रहता हूं कि हाय 1 मिनट बचा है, हाय 2 मिनट बचा है, उस प्रकार से। ठीक है भाई, यानी कि ये कह सकते हैं कि मतलब पढ़ाना जो है ना वो मुझे बहुत प्रिय है। अगर मेरी सबसे फेवरेट हॉबी में से अगर पूछा जाएगा तो मैं इसी को चुनूंगा। ठीक है भाई, बहुत मतलब एकदम सबसे अच्छा, सबसे सुकून जो है मुझे यही मिलता है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खैर सबके अपने हॉबी अलग अलग होते हैं, किसी की हॉबी देखकर उसकी हॉबी को चुनना और फिर उसमें मतलब माथा खपाना, तो ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना भाई। कई बार होता है ना कि दूसरे कोई अच्छा काम करते हैं तो हम दूसरों की हॉबी देख के जो है साथियों वो मतलब प्रभावित हो जाते हैं और फिर उसको फॉलो करना कोशिश करते हैं, और फिर पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही मतलब गलत हो रहा है हमारे साथ, ये इस प्रकार का टॉर्चर कैसे कोई झेले। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा मैंने अभी कितना लिखाया है मैं एक बार बता देता हूं। हमने पहले उत्तर प्रदेश की कृषि जो कल बात करी थी, रबी की फसल की कल हमने बात करी थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर खरीफ की फसल, तो ये खरीफ की फसल के बारे में बात करी। ठीक है, उसके बाद जायद की फसल के बारे में हमने बात करी। उसके बाद वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्लास से दूसरी क्लास में वंदे भारत की तरह आते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, होना भी चाहिए, अच्छी ट्रेन है, तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी हॉबी है परेशान करना। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये तुम्हारी हॉबी है, लेकिन तुमसे कोई कलाकार आदमी जब तुम्हें मिलेगा ना, अनुज भाई, है ना, जो परेशान करने की घात 2 होगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी हॉबी तो कुछ और थी, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिए सबसे पहले घास परिवार, ठीक है, घास परिवार की बात करेंगे हम। सबसे पहले घास परिवार की बात करेंगे, घास परिवार की बात करेंगे, ठीक है। तो घास परिवार की जब हम बात करते हैं कि घास परिवार में क्या क्या चीजें आती हैं, समझिएगा, है ना। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए हमारे जो भारत के नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, यानी कि जो मांसाहारी हैं, तो वो या तो चिकन मटन इस टाइप की चीजों का सेवन करते हैं, है ना, हमारे यहाँ के जो मांसाहारी हैं। और हमारे यहाँ के जो शाकाहारी हैं वो हमारे यहाँ के मांसाहारियों से बड़ा दिक्कत में रहते हैं कि यार, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा खराब या अच्छा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के जो मांसाहारी हैं वो चीन के मांसाहारियों को देखकर कहते हैं अरे भगवान, कुछ भी खा लेते हैं, ये तो कितने गंदे लोग हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये वाली फीलिंग आती है ना कि मतलब केकड़ा मिल गया, सांप मिल गया, बिच्छू मिल गया, उसका सूप बनाया छिपकली का और पी गए एकदम। वुहान लाइब्रेरी जो थी, जो केंद्र में रही थी कुछ दिन पहले, तो यही है। तो भाई है ना, हमसे कोई एडवांस जब मिलता है तब फिर लगता है कि नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है। और ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो घास परिवार में कौन कौन से आते हैं समझिएगा, ठीक है, घास परिवार में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो घास परिवार में साथियों कौन कौन से आते हैं वो हमें यहां पर लिखना है। सवाल पूछा जाता है यहां से, जो है ध्यान से, ठीक है। चलो देखिए, अब देखिए इसमें साथियों हमारे जो आएंगे वो आएंगे धान, धान आएगा, गेहूं आएगा, गेहूं, गेहूं आएगा, जौ आएगा, ठीक है, जौ आएगा, ज्वार आएगा, ज्वार, ठीक है, गेहूं आएगा और क्या आएगा, ज्वार आएगा साथियों। अगर हम यहां पर बात करते हैं समझिएगा, ठीक है, तो मक्का आएगा, मक्का, मक्का, गन्ना आ जाएगा, गन्ना आदि, ठीक है। ये घास ही इनको माना जाता है, इनको क्या माना जाता है, घास ही इनको माना जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। प्लीज आप आपस में बात मत करिए, देखिए आपका पेपर नजदीक आ रहा है, इसीलिए हमने एक क्लास सुबह रख ली है जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि 10-15 तारीख तक आपको इतना तो करवा दिया जाए, प्रैक्टिस भी, ताकि आपको ऐसा लगे कि मतलब चीजें एकदम ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है सिलेबस बड़ा ही होता है और उसको डिस्कस करना, हर चीज को लिखना समझना थोड़ा समय तो लगता ही है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो अगला हमारा हो जाएगा कौन सा, वो हमारा होगा साथियों दलहन परिवार, ठीक है। वो कौन सा होगा, वो होगा दलहन परिवार, ठीक है, दलहन परिवार, दलहन परिवार की हम बात यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो दलहन परिवार की जब हम बात यहां पर करेंगे साथियों, तो ये इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें वही आएंगे जो दलहन से संबंधित हो जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे दलहन से संबंधित अगर बात करेंगे, तो इसमें आएगा साथियों चना, चना आएगा, मटर आएगा, चना आएगा और क्या आएगा, चना आएगा साथियों, मटर आएगा इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी दालें हैं हमारी, है ना, जैसे मूंग हो गया, मूंग, मूंग, मसूर हो गई, मसूर, ठीक है, मसूर, उड़द की दाल हो गई, उड़द, ठीक है, उड़द की दाल हो गई, उड़द की दाल, सोयाबीन हो गया भैया, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन हो जाता है, क्या हो जाता है, सोयाबीन हो जाता है। ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो साथियों और क्या हो सकता है, अरहर हो जाएगा, अरहर, ठीक है, अरहर हो जाएगी इसमें, अरहर, क्लियर, अरहर हो जाती है, लोबिया, लोबिया एक फसल होती है वो इसमें सम्मिलित होगी, लोबिया एक फसल होती है वो इसमें सम्मिलित होगी। तो ये हमारी दलहन परिवार की फसलें हो जाती हैं, दलहन परिवार की फसलें। तिलहन अलग है, दलहन का मतलब जिनसे दालें प्राप्त हो, दलहन का मतलब जो हमें क्या दें साथियों, जो हमें पल्स प्रोवाइड करती हैं, पल्स देती हैं, यानी कि दाल प्राप्त होती है, ठीक है, दाल प्राप्त होती है, वो हमारा क्या है, दलहन। तिलहन का मतलब जिनसे तेल प्राप्त होता है, सूरजमुखी हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, वो तिलहन की फसलें होंगी, ठीक है। तो अगला हमारा क्या होगा हेडिंग, अगला हमारा हो जाएगा साथियों, ठीक है, अगला जो हम हेडिंग लगाएंगे वो हमारा होगा, ठीक है, सरसों परिवार की बात हम कर लेते हैं, सरसों परिवार की बात,
सरसों, ये वैसे तो तिलहनी फसलों में आ जाएगी, लेकिन सरसों परिवार में अपनी अलग कई फसलें हो जाती हैं, उनको हम डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आएगा साथियों सरसों, राई आ जाएगा, राई, तोरिया एक फसल होती है, तोरिया ये भी सरसों जैसी होती है। ठीक है, सरसों, तोरिया, ये सभी इसके अंतर्गत हमारी आ जाती हैं। क्लियर हो गई बात। लोबिया एक फसल है यार, है ना। ठीक है, तो ये सरसों वाली फसलें हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, क्लियर हो गई। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे कपास परिवार। कपास परिवार, लोबिया जो है वो एक फसल होती है। ठीक है, लोबिया जो है वो एक फसल होती है, दाल गोल गोल जैसी संरचना उसकी देखने के लिए मिलती है भाई, है ना। सोयाबीन का, दाल नहीं, बीज नहीं आता सोयाबीन का भाई। सोयाबीन का एक तो साथियों वो आता है, ठीक है, और एक बीज आता है, बीज, तो वही सोयाबीन है। कपास, कपास परिवार में क्या क्या आएगा, तो कपास परिवार में साथियों यहां पर, ठीक है, कपास परिवार में यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कपास परिवार में एक तो कपास ही आ जाएगी, एक तो क्या आ जाएगी भैया, तो एक आ जाएगी कपास। ठीक है, और नेक्स्ट जो है साथियों वो हमारा क्या आएगा, एक तो कपास हो जाएगी, एक पटसन इसी में आ जाएगी, पटसन। ठीक है, पटसन, सबसे ज्यादा पटसन हमें कहां देखने के लिए मिलती है, तो सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन भारत ही करता है। और अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो भारत इसका सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ये उगाई जाती है, रिफाइंड का बीज। हाँ बिल्कुल भाई, तिलहन में होगा सोयाबीन। ठीक है, चलिए, सोयाबीन का बीज होता है भाई, बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो कपास परिवार में हमारी ये फसलें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर देखते हैं, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है भाई। उसके बाद आलू परिवार की फसलों की बात करेंगे। ठीक है, आलू परिवार की फसलों की बात हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए जो लिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, और आप एकदम निश्चिंत होकर उसको लिखिए। ठीक है, आलू परिवार, आलू परिवार की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी फसलें आती हैं, और वैसे भी आपको पता है कि आलू तो जो है ना, हर किसी सब्जी के साथ एडजस्ट होने वाला जो है सब्जी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें साथियों अगर हम बात करेंगे, आलू, पहला तो आलू ही हो गया, आलू, टमाटर, टमाटर, बैगन, ठीक है, बैगन हो गया, तंबाकू। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तंबाकू क्यों आ गया इसमें, तो ये आलू परिवार की ही फसलें हैं, वनस्पति के आधार पर हम बात यहां पर करते हैं। ठीक है, तंबाकू हो जाएगा, तो ये हमारी इस परिवार की फसलें हो जाएंगी, है ना भाई। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, ठीक है, तो अगला हमारा हो जाएगा, ठीक है, अगला अगर हमारा देखने के लिए मिलेगा साथियों हमारा, तो कौन सा होगा, वो हमारा होगा सूरजमुखी परिवार, सूरजमुखी, सूरजमुखी परिवार। ठीक है, सूरजमुखी परिवार, तो सूरजमुखी जो परिवार है, सूरजमुखी परिवार की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है साथियों इसके अंतर्गत केवल सूरजमुखी ही आएगा, इसके अंतर्गत केवल क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत केवल सूरजमुखी ही शामिल होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या शामिल होगा, सूरजमुखी ही शामिल हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो समझिएगा अगला जो आएगा हमारा वो आएगा साथियों, ठीक है, वो आएगा हमारा कद्दू परिवार, है ना, कद्दू परिवार, कद्दू परिवार। ठीक है, तो कद्दू परिवार की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा साथियों, तो इसमें वो सारी आ जाएंगी जो हमारी जायद की फसल में लगभग फसलें आती हैं, जैसे ठीक है, जैसे साथियों अगर हम बात करेंगे तो कद्दू परिवार में खीरा, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, टमाटर, खीरा, ककड़ी, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे साथियों तो इसमें खीरा, ककड़ी हो जाएगा, है ना, यानी कि जितनी भी सलाद वाली चीजें हैं वो सभी इसमें हमारी शामिल हो जाती हैं, सलाद आदि वाली जो चीजें हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं कद्दू परिवार में। ठीक है, तो ये हमारे वनस्पति के आधार पर चीजें आपको यहां पर
ध्यान रखनी है, कद्दू की चली बारात, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो यही आएगा आर्यन भाई, और मतलब इसी को लिख के आना है आपको मेंस के पेपर में, ठीक है। कद्दू की चली बारात को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, है ना, ऐसी चीजें आएंगी तो यही आपको लिखना है, ठीक है भाई। जैसे एक सब्जी होती है परवल की सब्जी, परवल की सब्जी वो किस में आएगी, वो इसमें आएगी परवल, ठीक है, परवल इसमें आएगी। खरबूजा, खरबूजा, तरबूजा सब इसमें आ जाएगा, खरबूजा तरबूजा सब इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे वनस्पति के आधार पर साथियों फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, गाजर भी इसी में आएगी भाई, चल, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को, यहां तक किसी को कोई समस्या। लौकी इसी में आएगी, लौकी कद्दू परिवार का ही सदस्य होगा लौकी। पर लौकी कद्दू मिक्स नहीं बनाए जा सकते कभी, है ना। आजकल तो मिक्स वेज का एक नया कंसेप्ट चला है, मिक्स वेज, सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा उसमें डाल के और बना दिया जाता है ना। ठीक है, नई नई चीजें आ रही हैं भाई, और लोग स्टेटस मतलब दिखाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। बस कुल मिला के चीजें हो जानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि कुछ नया बना है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। पहले की दावत होती थी, उसमें एक कद्दू की सब्जी और एक आलू टमाटर की सब्जी, गरम गरम पूड़ियां, दही और बूरा, है ना, और एकदम बैठे हुए लोग हैं, पत्तल आ रही है, उस पर थोड़ी बहुत धूल भी आ रही है ना, और एकदम उसी में एंजॉय कर रहे हैं। आजकल तो शादियों का जो है साथियों मेन्यू इतना ज्यादा हाई लेवल का हो गया है ना कि समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि गलत ना दावत खा लें, बाद में पता चला कि गलत खा लिया आपने, इधर से जाना था इधर से खा के आ गए, है ना। तो इतना तगड़ा मेन्यू, मतलब मैं तो जाता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई। कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे मान लीजिए कहीं गए हम और वहां पर पहले से हमें चीजें दी जाती हैं कि लो थोड़ा सा ना पनीर वगैरह के पकौड़े वगैरह खा लीजिए, उसी से पेट भर जाता है, फिर बाद में पता चलता है यार दावत भी थी, बाद में पूरा का पूरा हटाया पर्दा तो देखा अरे यार ये तो छूट ही गया, क्योंकि पेट तो उसी से भर लिया। ठीक है, चलो, तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, वो होगा साथियों, ठीक है, गेहूं के बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं। बात नहीं करेंगे भाई आपस में, ठीक है, चलिए, बिल्कुल। पहले वाला सिस्टम अच्छा था, हाँ भाई पहले वाला सिस्टम एकदम बिंदास था, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा गेहूं। कुछ फसलें हैं, कुछ फसलें हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, गेहूं धान आलू और उन सब की बात हम करेंगे। यही ये बात भी कर लेंगे कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए बताइए कहां होता है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा, यूपी में। यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है, किस जिले में होता है। ठीक है, बताइए भाई। तो हेडिंग लगाएंगे आप गेहूं, गेहूं। अगर हम यहां पर गेहूं की बात करते हैं, व्हीट की बात करते हैं, ठीक है, तो समझिएगा ये इंपॉर्टेंट फसल हमारी हो जाती है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो गेहूं जो है साथियों सबसे ज्यादा यूपी में कहां उगाया जाता है, गोरखपुर में, बहुत सुंदर, यानी कि गंगा और यमुना के दोआब में और घाघरा के दोआब में साथियों ये उगाया जाता है ना भाई। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि गेहूं का साथियों साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, इसका साथियों वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है साथियों, वो हमारा यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टेबन। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टेबन, ट्रिटिकम एस्टेबन, एस्टेबन इसका
केमिकल नेम या बोटेनिकल नेम इसका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं, समझिएगा, ठीक है, ये कैसा पौधा है, तो ये आपको पता है उष्णकटिबंधीय पौधा तो नहीं है, यानी कि क्या ये ट्रॉपिकल प्लांट्स है, तो आप कहेंगे नहीं, ये एक समशीतोष्ण पौधा है, समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट प्लांट्स समशीतोष्ण पौधा है। यह एक कैसा पौधा है, तो समशीतोष्ण पौधा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, ठीक है, तो यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है साथियों, गंगा नदी एवं घाघरा नदी के दो आब में होता है। घाघरा नदी के दो आब में होता है, घाघरा नदी के दो आब में साथियों होता है। ठीक है, तो घाघरा नदी के दो आब में होता है, और इसी घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी। इसी घाघरा नदी की सहायक नदी हो जाएगी, ट्रिब्यूटरी हो जाती है राप्ती नदी। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर। क्या बसा हुआ है? गोरखपुर बसा हुआ है। और इसी गोरखपुर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हमें अधिक देखने के लिए यहां पर मिल जाता है। ठीक है, अगर हम यहां अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, इसके लिए औसत तापमान कितना चाहिए, इस पौधे को विकसित होने के लिए औसत तापमान कितना चाहिए होता है? तो इसको विकसित होने के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। इस पौधे को विकसित होने के लिए औसत वर्षा कितनी चाहिए होती है? तो औसत वर्षा की जब हम बात करते हैं तो वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा रेनफॉल हो रहा है तो ये पौधा जो है साथियों विकसित हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए अधिक पानी की आवश्यकता किस पौधे को होती है? किस पौधे को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है? ऐसे सवाल भी पूछ लेता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसको विकसित होने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, या जिसको शुष्क स्थानों पर, ड्राई रीजन में जिसको बोया नहीं जा सकता? बोलिए भैया आंसर क्या होगा इसका? धान बोल रहे हैं आप, है ना? क्या धान के अलावा और भी कोई है? धान के अलावा और भी कोई है भाई? ठीक है, केवल धान ही होगा, गन्ना नहीं होगा? गन्ना भी होगा। जय भाई कह रहे हैं गन्ना, बिल्कुल धान और गन्ना। और गन्ने को तो और ज्यादा पानी चाहिए होता है। शुगर केन इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? तो शुगर केन होना चाहिए। शुगर केन सही आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा गेहूं के बारे में बातें। ठीक है, ये हमारी किसके बारे में बातें थी साथियों? गेहूं के बारे में ये हमारी बातें हो जाती हैं। औसत तापमान, जैसे कटाई के समय टेम्परेचर अधिक होता है, वो एक अलग खेल है। ठीक है, लेकिन इसको विकसित होने के लिए जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल भाई। अगर हम यहां अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिएगा, है ना, एक सवाल और यहां से पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि का, कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
गेहूं का उत्पादन किया जाता है। लगभग 24% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किसका उत्पादन किया जाता है भाई लोगों? तो गेहूं का उत्पादन 24% भाग पर किया जाता है। वो साथियों ये 24% आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यूपी में गेहूं कहां उगाया जाता है? तो देखिए यूपी में पर्वतीय भाग पर्वतीय भाग पर्वतीय भाग एवं बुंदेलखंड को छोड़कर बुंदेलखंड भाग को छोड़कर बुंदेलखंड भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर छोड़कर सभी स्थानों पर सभी स्थानों पर सभी स्थानों पर गेहूं उगाया जाता है। सभी स्थानों पर गेहूं उगाया जाता है। सभी स्थानों पर गेहूं उगाया जाता है। ठीक है भाई, तो सभी स्थानों पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और गेहूं सबसे अच्छा जो है किस मिट्टी में हो सकता है? तो वो जलोढ़ मिट्टी हमारी हो जाएगी। कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। और इन दोनों नदियों के दोआब में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी साथियों पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल यहां पर पाई जाएगी, तो इसलिए यहां सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यहां पर हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिए, गेहूं उत्तर प्रदेश की दूसरी खाद्यान्न फसल है। ये एक पॉइंट और लिख लीजिए, उसके बाद गेहूं के बारे में जितनी बातें होंगी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगला होगा गेहूं यूपी की दूसरी सबसे गेहूं गेहूं यूपी की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, ये भी बात यहां पर हमें ध्यान रखनी है। पहली क्या है? चावल। ठीक है, पहली क्या हो जाती है? तो वो चावल ही रहेगी भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था गेहूं के बारे में बातें। यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या, कोई दुविधा, डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। ठीक है, पूछिए भाई। गन्ना गन्ना खाद्यान्न फसल होगी अभिषेक भाई कि नगदी फसल होगी? नगदी फसल का मतलब ऐसी फसलें जो केवल है ना व्यापार के लिए, सेल करने के लिए उगाई जाती हैं। है ना, तंबाकू हो गई। और तंबाकू आदमी इस भाव से तो उगाएगा नहीं कि लाओ तंबाकू उगाते हैं और फिर खुद की तंबाकू बना के उसी को खाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, चावल पहली होगी, तंबाकू हो गई, कॉफी हो गई, गन्ना हो गया, ये व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके वैरायटीज भी बताऊंगा मैं आशीष जी, यहां तक की बात क्लियर हुई हो? पहले बताओ, वैरायटीज पे भी बात होगी, चिंता मत करिए। गन्ना भी तो खाते हैं, वाह भाई वाह। तुम तो यार, तुम्हें तो नासा वगैरह में होना चाहिए अभिषेक भाई। ठीक है, तुम यहां क्या कर रहे हो? इतने तगड़े सिद्धांत तो अरस्तु वगैरह भी नहीं दे पाए। ठीक है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरे ठीक है, चलिए। हाँ भाई आशीष, वैरायटी भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, अब बुरा मत मानिएगा तो ये तो ठीक है भाई, चलिए। यूपी में कॉफी नहीं होती है। ठीक है, वो करंट का होगा संदीप कुमार जी, तो करंट वगैरह की क्लास जब देखेंगे तो उसको तभी होगा भाई। पेपरमेंट की भी बात हो जाएगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उसको, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। ठीक है भाई।
प्रदीप यादव जी रोज इतने ही टाइम एक एसएमएस करते हैं कि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इतना ही काम है इनका बस, है ना। ऐसा लगता है ये किसी मतलब डिपार्टमेंट में है, समय वाले डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति हो गई है, और जैसे ही बेल बजाते हैं ना स्कूल में कि चलिए भैया इंटरवल हो गया, आप सभी लंच कर लीजिए, तो इनका वही काम है। ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं इतने टाइम, एक ही 3-4 लाइन जो है, एक लाइन लिखते हैं 3-4 शब्दों की, समय इजाजत नहीं दे रहा है, फुल स्टॉप। है ना भाई। ठीक है, तो चलिए कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और देखिए मैं मतलब YouTube का भी थोड़ा सा सेशन मैं सोच रहा हूं, उसमें जिला दर्शन हम शुरू करेंगे साथियों, है ना। एक नई सीरीज करके हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। प्रयास है, कंफर्म नहीं कर रहा हूं अभी। जिला दर्शन करके एक सीरीज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और इस जिला दर्शन सीरीज में हम एनिमेशन के द्वारा, मैप के द्वारा, ठीक है, मैप के द्वारा साथियों, थोड़ी थ्योरी के द्वारा हर जिले को यहां पर डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर जिले को डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, हर जिले के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट लिया हमने, उस जिले की, ठीक है, उस जिले की साथियों ओडीओपी, है ना, ओडीओपी की बात होगी। उस जिले की हिस्ट्री की बात करेंगे, उस जिले की इकोनॉमी की बात करेंगे, उस जिले की स्कीम्स कोई होंगी उनकी बात करेंगे, उस जिले की ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ये एक सीरीज जो आपको मेंस तक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम आने वाली है। तो तैयार हैं आप लोग इसके लिए या नहीं? ठीक है, एक बार बता दीजिए। ये YouTube चैनल पे ही चलेगी, तो वो जब चलेगी तब मैं आपको एकदम मतलब खबर कर दूंगा, ठीक है। जब चलेगी तब आपको बता दिया जाएगा, है ना। ठीक है, तैयार हैं, मतलब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आपसे ही सलाह चाहता हूं। बताइए भाई क्या सलाह देंगे मुझे, मना तो नहीं करेंगे, इतना तो पक्का है। ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें एक जिले के बारे में जितनी चीजें होंगी वो सब चीजें आपको मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कभी भी अगर आप यूपी का एग्जाम देंगे, कोई सा भी एग्जाम, तो फिर सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, अरे ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखा करेंगे, वो छोटा ही सेशन रहा करेगा जिसमें ये चीजें हुआ करेंगी, ठीक है। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें ठीक से समझ में आ रही होंगी, और आप यूपी स्पेशल वाला जो पार्ट है उसको एंजॉय कर पा रहे होगे। ये पार्ट आपके लिए नया पार्ट है ना। देखिए हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, वो हम पढ़ते हुए आए हैं अब तक, लेकिन यूपी के बारे में उतना हमने डीप में या उतनी डिटेल में चीजों को कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मतलब हम इस चीज को अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए नया है, तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट लग सकता है, कई चीजों पे आपको मतलब घबराहट हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, उस घबराहट का इलाज एक ही है और वो हूं मैं। तो चिंता मत करिए, एकदम बढ़िया से चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। कल गेहूं के बाद की जितनी भी बातें, वैरायटी में कल ही गेहूं की आपको बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। यहां भी कराएंगे रमन भाई, यहां भी कराएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद। इंग्लिश, सुष्मिता जी कोई दिक्कत नहीं है, कल से आपको इंग्लिश में समस्या नहीं आएगी, है ना, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। कल से आपको इंग्लिश में समस्या नहीं आएगी, है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, अब तक थोड़ी चीजें हैं, आप एडजस्ट कर लीजिए, कल से मैं जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी चीजें लिखता रहूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।